जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पाचन सिस्टम को पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, जो कि गौरव सर का है। कुछ व्यस्तता होने के कारण हम आपको लगातार वीडियो नहीं दे पा रहे थे, तो आप लोग का कमेंट आ रहा था कि लगातार वीडियो हमें प्रोवाइड कीजिए। तो आइए देखिए, इसकी अगली कड़ी को देखते हैं। जैसे होलोजोइक आ गया है, तो होलोजोइक क्या कहता है कि मनुष्य के पाचन की प्रक्रिया के शरीर के अंदर होती है, इसलिए मनुष्य भी क्या है, होलोजोइक प्राणी है। पाचन का क्रम, तो पाचन का क्रम सबसे पहले माउथ से चालू होता है। माउथ के बाद आपका ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी के बाद ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली के बाद स्टोमिक में आता है। और स्टोमिक के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत का 3 पार्ट होता है। एक होता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं, डेडूनम, जेजुनम, इलियम। ये देखिए, डेडूनम को हम लोग ग्रहणी भी कहते हैं, जेजुनम, इलियम। उसके बाद एक आता है बड़ी आंत, इसके बाद आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत में जो 3 पार्ट बड़ी आंत के भी होते हैं, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। उसके बाद एनस, जो गुदा भाग है, गुदा से आपका बाहर अवशिष्ट पदार्थ जो होता है बाहर निकल जाता है। तो कैसे जाता है? पहले मुंह में जाता है, मुंह के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, इसके बाद पेट में जाता है, जिसे स्टोमिक कहते हैं। उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में। ये हमारा सिस्टम है पाचन का। अब देखिए अगला जो है आहार नाल। आहार नाल जो है कि आपका मुख से गुदा तक, मुख से जो है होता है गुदा तक होता है। और इसका जो लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, या तो 32 फीट, कहीं कहीं यहाँ पे 33 फीट है, लेकिन एग्जाम में कहीं कहीं देता है आपका 32 फीट देगा। तो यदि 32 फीट देगा तो वहाँ पे 32 फीट मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है 8 से 10 मीटर होती है। मुख गुहा क्या क्या होता है? मुख गुहा में मुख गुहा में आपका जीभ होता है, दांत होता है और लार ग्रंथि होता है। क्वेश्चन पूछता है कि पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? तो पाचन की शुरुआत आपकी मुख गुहा से होता है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? तो मुख गुहा से होता है। अब देखिए उसे इमेज के फॉर्म में देख लीजिए, इमेज से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से मुख से भोजन लेंगे हम लोग, मुख से प्रोवाइड करेंगे भोजन को। उसके बाद मुख गुहा में जाएगा, मुख गुहा से जो कि लार का सिक्रेशन होता है। उसके बाद कहाँ जाएगा? तो एक ग्रसनी है, ग्रसनी में जाएगा भोजन। यहाँ से क्या आ जाएगा? ग्रसनी में आ जाएगा। ग्रसनी के बाद आपका लीवर, लीवर में आएगा। ग्रसनी के बाद यहाँ पे देखिए, ग्रसनी से होते हुए भोजन लीवर में नहीं जाएगा। यहाँ पे अमाशय, स्टोमिक जो है, पेट आपका है, पेट में जाएगा। पेट से आपकी जो छोटी आंत है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के बाद यहाँ पे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये जो है आपकी बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में जाएगा। ये देखिए जो छोटी आंत है, यहाँ पे छोटी आंत है। अब देखिए जो आपका जीभ था, जीभ में क्या क्या होता है? जीभ में स्वाद कणिकाएँ होती हैं। अब देखिए जीभ का जो होता है अग्रभाग, यह क्या किसको प्रदर्शित करता है? तो जीभ का अग्रभाग, जीभ में अग्रभाग जो होता है, तो आगे से क्या करते हैं, आगे आगे सब आपके सामने आगे आगे क्या पढ़ते हैं? मीठा बोलते हैं। लेकिन पीछे पीछे, आपके पीछे क्या कहते हैं? कड़वा बोलते हैं। ऐसे याद करेंगे हम लोग। फिर हम लोग के पीछे क्या कहते हैं? तो कड़वा बोलते हैं। हम लोग के सामने क्या कहते हैं? तो मीठा बोलते हैं। तो सामने मतलब अग्रभाग, अग्रभाग से मीठा हो गया। तो आपके सामने क्या करते हैं सभी लोग? तो मीठा बोलते हैं, तो मीठा। जीभ के आगे क्या कौन सा भाग होता है? तो मीठा। पीछे क्या होता है? तो कड़वा बोलते हैं। उसके बाद देखिए मध्य में, जो जब आप लोग फुल्की खाते हैं तो बीच में रखते हैं, तो बीच में खट्टा का महसूस होता है। मध्य में क्या होता है? खट्टा का। और साइड में आपका नमकीन का महसूस होता है। साइड में क्या होता है? नमकीन होता है, ठीक है ना। तो साइड में क्या होता है? आपके नमकीन। पार्श्व भाग में क्या होता है? पार्श्व भाग में आपका नमकीन जैसा महसूस होता है। तो देखिए आगे आप आपके सामने सामने मीठा बोलेंगे, पीछे जो है कड़वा बोलेंगे। बीच में जो है गोलगप्पा खाते हैं हम लोग, तो कैसा महसूस होता है? खट्टा, खट्टा। और बगल में आपके पार्श्व भाग में कैसा? नमकीन। तो यही जो है आपकी, यही आपका जीभ का था। हम बताने को तो बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन यह गौरव सर का जितना भी जो भी कंटेंट देते हैं उतना ही हम डिलीवर कर रहे हैं। इसलिए नहीं तो स्वाद कणिकाओं के बारे में भी बताते, लेकिन जितना है उतना ही हम आप लोगों को बताते हैं, ताकि
एग्जाम पॉइंट के थ्रू से वो पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उतना ही बता रहे हैं। अब देखिए टीथ, दांत जो है, दांत में क्या होता है, मनुष्य में दांत जबड़े में धंसे होते हैं, इसे डिकोडेंट बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, थीकोडेंट। इसे क्या कहते हैं, थीकोडेंट कहते हैं। जो जबड़े में जमा रहता है उसे क्या कहते हैं, थीकोडेंट कहते हैं। थीकोडेंट कहते हैं। मनुष्य में कुछ दांत दो बार आते हैं, इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती या डिफोडेंट कहते हैं। दांत के ऊपर इनेमल हल्का पीला की पीला हल्का इनेमल जो कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है। जो शरीर के सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, इनेमल सबसे, सर पूछता है क्वेश्चन कि शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होता है, तो यह होता है आपका इनेमल। क्या होता है, तो इनेमल। इनेमल कहाँ होता है, तो दांत में होता है। ठीक है। जब चाय हम लोग पीते हैं तो हम लोग एसिड वहाँ पे उत्पन्न होता है। चाय पीते हैं तो एसिड उत्पन्न होता है, तो एनिमल क्या होता है, खराब होता है। इसलिए पेस्ट जो होता है, पेस्ट करते हैं हम लोग सुबह शाम, ताकि जो अम्लीय है वहाँ पे क्या हो जाए, क्षारीय हो जाए, और अम्लीय क्षारीय क्या कर दे, ख़त्म कर दे अम्ल को। तो इसलिए हम लोग चाय जब पीते हैं तो एसिडिक होता है, तो एसिडिक का इस्तेमाल करते हैं चाय पीने के बाद। चाय पीने के बाद एसिडिक दांतों पे जम जाता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे इनेमल ख़राब होने लगता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट में क्या होता है, क्षारीय होता है। तो क्षारीय होता है तो ये उसे क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। अब देखिए आपके दांत जो है उसको देख लेते हैं। तो जैसे दो होते हैं, शुरुआत में क्या होंगे, दो होंगे एक जैसे, तो उसे कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं, इंसीजर। इंसीजर को का कार्य क्या होता है, काटना। इंसीजर का कार्य होता है काटना। तो दो इंसीजर होते हैं, उसके बाद केनाइन होते हैं। एक के क्या होता है, केनाइन। केनाइन का कार्य क्या होता है, चबाना या फाड़ना। उसके बाद दो होते हैं आपके प्रीमोलर। प्रीमोलर का क्या कार्य होता है, यहाँ पे प्रीमोलर है, प्रीमोलर का कार्य होता है चबाना। उसके बाद तीन आपके मोलर होते हैं। मोलर क्या करता है, तो चबाता है और पीसना कार्य करता है, चबाता और पीसता दोनों है। इस तरह आपके कितने हो गए, तो देखिए पहले दो है, उसके बाद एक है, उसके बाद दो है, उसके बाद क्या है, तीन है। ऊपर जब उतने हैं तो नीचे भी उतने होंगे, दो, एक, दो, तीन। अब जोड़ेंगे तो दो एक तीन, तीन तीन छः, दो आठ, आठ सात 16, और मल्टीप्लाई दो का कर देंगे तो 16 दूनी 32। आपकी यही टीथ फार्मूला हो गया। क्या हो गया, टीथ फार्मूला यही है, 2 1 2 3/2 1 2 3। तो टीथ फार्मूला पूछता है कभी कभी, तो यहाँ पे टूथ फार्मूला आसानी से हम लोग याद कर लिए। 2 1 2 3/2 1 2 3। पहले इंसीजर है, इंसीजर दो होता है, तो इंसीजर। उसके बाद केनाइन, केनाइन एक होता है। उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर दो होता है। उसके बाद मोलर है, तो वो होता है आपका तीन। तो इंसीजर का कार्य होता है काटना, केनाइन का कार्य होता है चीरना फाड़ना। उसके बाद प्रीमोलर का कार्य होता है चबाना। उसके बाद मोलर का होता है चबाना प्लस पीसना। अब दूध के दांत बच्चों में जो होते हैं, दूध के दांत, वो कितनी बार दूध के दांत 20 होते हैं बच्चों में। कितने होते हैं, तो 20 आपके दूध के दांत बच्चों में होते हैं। उसके बाद आता है कि विजडम टीथ को क्या कहते हैं, अक्ल दांत कहते हैं। अक्ल दांत क्या होता है, ये अवशेषी अंग होते हैं। पूछेगा कि विजडम टीथ कैसा होता है, तो यह अवशेषी अंग होता है। इसके बाद देखेंगे लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ आपकी तीन जोड़ी होती हैं। लार ग्रंथियाँ को हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। लार ग्रंथियाँ तीन होती हैं, कौन कौन, तो लाइसोजाइम एंजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करता है, तो यह जीवाणु का भक्षण करता है। क्वेश्चन पूछता है कि लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु का भक्षण करता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एमाइलेज, एमाइलेज का क्या करता है, तो एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे टाइलिन हो गया, तो टाइलिन का क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है। तो एमाइलेज कैसा है, तो टाइलिन है। एमाइलेज एंजाइम क्या है, तो टाइलिन है। कार्बोहाइड्रेट का यह क्या करता है, पाचन करता है। तो पूछेगा कि लार ग्रंथियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, तो तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें कि लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है, तो जीवाणु का भक्षण करता है। और एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। याद रहेगा आप लोगों को। अब आते हैं
मुख गुहा, मुख गुहा में वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता। जो आपका मुख गुहा है, यहाँ पे वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता। मुख में भोजन को क्या कहते हैं? जैसे मुख में भोजन रहता है उसको हम लोग बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोलस कहते हैं। मुख में जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ग्रसनी, इसे श्वास और भोजन का कॉमन चैप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे तो कॉमन चेम्बर कहते हैं। जो आपका इसे श्वास और भोजन का जो श्वास होता है, भोजन होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉमन चेम्बर कहते हैं। इसमें पाचन नहीं होता। ग्रसनी में क्या नहीं होता? तो ग्रसनी में पाचन आपका नहीं होता। क्वेश्चन पूछता है कहाँ पाचन नहीं होता? तो ग्रसनी में आपका पाचन नहीं होता। या एपिग्लोटिस, हमने बताया एपिग्लोटिस के बारे में। भोजन को श्वास नली और ट्रैकिया में जाने से रोकने के लिए श्वास नली के मुख पर एपिग्लोटिस होता है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है? जैसे हम लोग सांस लेते हैं और भोजन खाते हैं, तो कौन सा बॉक्स खोलें हम? जैसे भोजन वाला खोलें या सांस लेने वाला, यह हमारा कौन कार्य करता है? तो एपिग्लोटिस का कार्य करता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि जैसे हम लोग खाना भी खाते हैं और बात भी करते हैं, तो यह एपिग्लोटिस क्या हो जाता है? कन्फ्यूज होता है जाता है कि कौन सा हम बॉक्स को खोलें, इसलिए वो खुला ही रह जाता है, बंद नहीं होता। तो वहाँ पे क्या आ जाता है? छींक आने लगता है या तो खांसी आने लगता है। तो यह एपिग्लोटिस का कार्य होता है बॉक्स को खोलना, कि खाने वाला खोले या श्वास लेने वाला। अगला आपका है ग्रास नली। ग्रास नली को कहते हैं इसोफेगस या फूड पाइप। ठीक है, यहाँ पे भी पाचन नहीं होता। ग्रसनी में भी क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता है। यहाँ यह मुख गुहा से आया भुआ भोजन को क्रमाकुंचन द्वारा, अब देखिए ग्रसनी क्या करता है? क्रमाकुंचन द्वारा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, और यहाँ से फूड इसमें से बाहर निकलता है। तो कैसे निकलता है? तो क्रमाकुंचन गति से। क्रमाकुंचन गति ऐसे होती है, इसी में से क्या करता है? फूड बाहर निकलता है। तो मुख ग्रास नली में आपका क्या होता है? पाचन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मुख गुहा से आया हुआ भोजन क्रमाकुंचन द्वारा अमाशय में भेजा जाता है, और यहीं से ग्रास नली से ही कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ग्रास नली में कैसा भोजन को कैसे कैसे अमाशय तक जाता है? तो क्रमाकुंचन के द्वारा, क्रमाकुंचन गति के द्वारा आपका अमाशय तक भोजन का जाता है। अब देखिए अमाशय, अमाशय क्या होता है? तो अमाशय में तीन आपके होते हैं। पहला होता है HCl होता है, उसके बाद पेप्सिन और रेनिन। तो HCl क्या होता है? तो इसे HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। यह पेप्सिन जो होता है एक्टिव करता है, करने के लिए HCl ज़रूरी होता है। और इसे पेप्सिन को एक्टिव कौन करता है? तो HCl एक्टिव करता है। इस HCl इस पेप्सिन को कौन एक्टिव करता है? तो HCl आपका एक्टिव करता है। और आपका पेप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन के पाचन के लिए तो पेप्सिन ज़रूरी है, लेकिन इसे एक्टिव कौन करता है? तो HCl आपका एक्टिव करता है। अब आता है रेनिन। रेनिन का कार्य क्या होता है? तो रेनिन जो होता है, बच्चों में दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम का उपयोग होता है। जैसे बच्चों में दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम वो ज़रूरी होता है? तो आपका रेनिन एंजाइम ज़रूरी होता है, इसका उपयोग होता है। अमाशय में भोजन की प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन पूछता है कि अमाशय में भोजन की प्रकृति कैसी होती है? तो वहाँ पे एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। भोजन की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है भोजन की प्रकृति। अमाशय में भोजन को क्या कहते हैं? तो अमाशय में भोजन को हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाशय में भोजन को क्या कहते हैं? तो काइम कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि अमाशय में भोजन को क्या कहते हैं? तो काइम कहते हैं। अब मुख में जो भोजन रहता है उसे बोलस कहते हैं। क्वेश्चन आता है अमाशय में कौन सा गैस्ट्रिक क्या स्रावित होता है? तो अमाशय में गैस्ट्रिक जूस स्रावित होती है। अमाशय से क्या होता है? तो गैस्ट्रिक जूस स्रावित होती है। अब आते हैं छोटी आंत। छोटी आंत का हमने 3 पार्ट देखा, 3 भाग देखे हम लोग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत क्या होती है? तो यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है।
आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होती है। इसका जो होता है 6 मीटर, कितना मीटर, तो 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। यह छोटी आंत तो कहने को है, लेकिन ये सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। तो छोटी आंत जो होती है क्या होती है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, जेजूनम और इलियम। ड्यूडेनम को ही ग्रहणी हम लोग बोलते हैं। ग्रहणी ग्रहणी क्या कार्य करती है, यह छोटी आंत का भाग होता है। किसकी भाग होता है, तो क्वेश्चन पूछता है ग्रहणी किसका भाग होता है, तो छोटी आंत का। पहले अमाशय से क्वेश्चन पूछता है, अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, तो अमाशय से भोजन जाता है आपका, अमाशय से सीधा भोजन जाता है आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को ही ग्रहणी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि अमाशय से कहाँ भोजन जाता है, तो अमाशय से भोजन जाता है पर ग्रहणी में। अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी किसका पार्ट है, तो ये ग्रहणी आपका छोटी आंत का पार्ट है। अब आते हैं अग्नाशय। अग्नाशय रस क्या कार्य करता है, तो अग्नाशय को पूर्णपाचक रस कहते हैं। अग्नाशय को क्या कहते हैं, पूर्णपाचक रस कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि में किसका किसका पाचन होता है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा का पाचन होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि में होता है। नोट लगा कर देखेंगे हम लोग। लीवर में संश्लेषित पित्त रस, बाइल जूस क्या करता है, ग्रहणी के वसा का इमल्सीकरण करता है। तो लीवर में संश्लेषित जो पित्त रस होता है, वो बाइल जूस जो होता है, ग्रहणी में वसा का क्या करता है, तो इमल्सीकरण करता है। अर्थात वसा के बड़ी बड़ी अणु को क्या करता है, छोटे छोटे अणु में। इमल्सीकरण का मतलब होता है जितने भी वसा के बड़े बड़े अणु होंगे, उसे क्या कर देगा, छोटे छोटे अणु में तोड़ देगा। तो यहाँ पे देखिए लिपिड क्या है, लिपिड जो है यहाँ पे बड़ा अणु है। लिपिड मतलब वसा है, उसको इमल्सीकरण के द्वारा क्या करेगा, छोटे छोटे अणु क्या कर देगा, छोटे छोटे अणु में तोड़ तोड़ देता है। तो यह कौन करता है, लीवर करता है। लीवर में कौन होता है, तो बाइल जूस होता है। तो बाइल जूस क्वेश्चन पूछता है कि बाइल जूस का कार्य क्या होता है, बाइल जूस। तो बाइल जूस का कार्य क्या होता है, तो यह बाइल जूस इमल्सीकरण का कार्य करता है। क्या करता है, तो इमल्सीकरण का कार्य करता है। तो इमल्सीकरण किसका करता है, बाइल जूस, तो आपके जो वसा होता है वो उसे छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। और बाइल जूस कहाँ होता है आपका ये, तो बाइल जूस आपका होता है लीवर में। लीवर से ग्रहणी, ग्रहणी में किसका पाचन होता है, तो ग्रहणी देखिए, ग्रहणी में एक होता है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, 3 होता है। ग्रहणी में जो है कि अग्नाशय रस होता है। अग्नाशय रस 3 का सिक्रेशन करता है। किसका किसना किसका किसका, तो एमाइलेज का, लाइपेज का, ट्रिप्सिन का। एमाइलेज किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज किसे का पाचन करता है, तो वसा का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है, वो तो वसा का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि आपका एमाइलेज जो है किसका पाचन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है, तो वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखिए अमाशय में भोजन की प्रकृति कैसी होती है, तो पहले भी बता चुके हम लोग, हम की अम्लीय होती है। अम्लीय किसके कारण होता है, तो पीत रस के कारण होता है। इस ये अम्लीय होता है। इसको पीत रस क्या करता है, तो ये यहाँ पे देखिए अम्लीय तो होता है, लेकिन इसको पीत रस क्या कर देता है, तो पीत रस इसको क्षारीय करता है। ठीक है। ये अम्लीय किसके कारण होता है, तो HCl के कारण क्या होता है, यहाँ पे अम्लीय होता है। और वहाँ पे पीत रस जाके आपका क्या कर देता है, उसको क्षारीय बना देता है। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यकृत के अध्ययन को हम लोग हेपेटोलॉजी कहते हैं। यकृत का कार्य क्या है, तो यह बाइल जूस को का श्रावण करता है। बाइल जूस का श्रावण कहाँ होता है आपका क्वेश्चन आता है, तो लीवर में होता है। कहाँ, तो लीवर में। बाइल जूस को संचित कौन करता है, तो बाइल जूस को संचित आपका पित्ताशय करता है। पित्ताशय को हम लोग गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर भी। तो सिक्रेशन आपका बाइल जूस का कहाँ होता है,
तो लीवर्स में होता है, लेकिन संचित कौन करता है? तो पित्ताशय करता है। मनुष्य के शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये आपके लीवर है। मनुष्य के क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यह लीवर है। उसके बाद वजन इसका कितना होता है? तो 1 से 1.5 किलो, 1 से 1.5 केजी। लीवर का वजन कितना होता है? तो 1 से 1.5 केजी होता है। यह कहाँ होता है? तो यह राइट साइड में आपका होता है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला आपके लीवर को कहते हैं। जहर को शांत कौन करता है? तो जहर को शांत भी करता है आपका, जहर को कौन शांत करता है? तो जहर को शांत करता है आपका लीवर। किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि हो गई है जहर खाने से, तो उसका जो है पता किसके कारण लगता है? तो यह लीवर के कारण लगता है। उसका पता लगाने के लिए किसके कारण होता है? तो लीवर से आपका पता लगता है कि जहर से मरा है कि किसके कारण मरा है। भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण में रक्त का निर्माण आपका लीवर में होता है। शराब पीने से लीवर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। हेपेटाइटिस रोग लीवर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेपेटाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस रोग आपका लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो लीवर को। विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। अब आते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को हम लोग मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि को क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। यह किसका सिक्रेशन करता है? तो अग्नाशय रस का करता है। अग्नाशय रस का सिक्रेशन करता है। अब आता है कि अग्नाशय रस में बीटा सेल का कार्य क्या होता है? तो क्वेश्चन पूछता है या तो कि बीटा सेल से क्या निकलता है? तो बीटा सेल से इंसुलिन का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछता है कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपके अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? तो अग्नाशय में। और अग्नाशय में कहाँ? तो अग्नाशय में आपके बीटा सेल से। अग्नाशय में कहाँ? तो बीटा सेल जो है उसमें, जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। और इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो वहाँ पे आप लोग लगाएंगे इंसुलिन। क्या लगाएंगे? इंसुलिन लगाएंगे। और पूछेगा कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो आप कहेंगे अग्नाशय में। और अग्नाशय में कहाँ? तो बीटा सेल में। अगर रक्त अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा। और डायबिटीज़ को ही हम लोग कहते हैं मधुमेह रोग। यदि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। अब देखिए इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन हार्मोन की खोज बेस्ट और बेंटिंग ने की थी। बेस्ट और बेंटिंग ने मिलकर इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किया था। छोटी आंत छोटी आंत में क्या होता है? तो ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। तो जेजुनम क्या कार्य करता है? तो जेजुनम में पाचन नहीं होता। जेजुनम में क्या नहीं होता? तो पाचन नहीं होता। इलियम क्या करता है? इलियम यहाँ पाचन समाप्त हो जाता है। पाचन कहाँ समाप्त होता है? तो इलियम में समाप्त होता है। इलियम में क्या होता है? पाचन समाप्त हो जाता है। और इलियम जो होता है कैसा होता है? तो इलियम में ही आपकी माइक्रोबिलाई होती है। माइक्रोबिलाई को रसांकुर कहते हैं। जि जिसमें आवश्यक पदार्थ को अवशोषण होता है। इलियम क्या करता है? इलियम में माइक्रोबिलाई होते हैं। वहीं पे माइक्रोबिलाई छोटे-छोटे होते हैं जो कि आपके क्या करते हैं? भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। तो इलियम में ही क्या होता है आपका? माइक्रोबिलाई होता है। पूछेगा कि क्वेश्चन कि माइक्रोबिलाई कहाँ होता है? तो ये इलियम में होता है। बॉडी आंत में आपके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। वेस्ट भाग इसके बाद वेनस से आपका वेस्ट भाग गुदा से बाहर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस से स्रवाहित नहीं होता? तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेन तो तीनों निकलता है, लेकिन पेप्सिन आपका एंजाइम नहीं निकलता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेप्सिन। तो कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस से स्रवाहित नहीं होता? तो पेप्सिन स्रवाहित नहीं होता। ओके, जय हिंद, थैंक यू। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड होता है। इसके बाद चलेंगे ब्लड। ओके, जय हिंद, थैंक यू।